बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ऑनलाइन लेक्चर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसका ये सबसे पहला लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये ऑनलाइन जो टीचिंग का जो हमने नया वो अडॉप्ट किया है, अल्लाह करे कि ये हम सब के हक़ में बेहतर हो और वो किसी को भी ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों के साथ इन टच रहूँगा। तो जहाँ पे भी जिसकी भी कोई वो भी क्यूरी होगी तो वो इंशाअल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। उस वक़्त तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आपको मुकम्मल कोई भी टॉपिक सही तरह से समझ नहीं आ जाएगा। तो अपने हौसले बुलंद रखें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने मेरे ख़्याल में 10 से 12 लेक्चर्स तो ले लिए थे। फर्स्ट सेशनल भी आप लोगों का हो गया था, मुझे उम्मीद है। मैंने कुछ क्वेश्चन्स चेक कर लिए हैं, कुछ अभी रहते हैं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो भी मैं चेक कर लूँगा। आपके मार्क्स भी मैंने अपलोड करने हैं, वो रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तो फर्स्ट सेशनल तक जितना भी कोर्स हमने कवर किया, वो कोर्स हमारा जो था बेसिक एक फाउंडेशन हमने बना ली है। जितने भी बेसिक कांसेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रिलेटेड थे, हमने इसकी सिग्निफिकेंस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेली लाइफ से भी हमने एग्जांपल्स लिए। उससे रिलेटेड आपने जो है वो प्रेजेंटेशंस का भी हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ, तो बहुत अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो बीच में ये कोरोना का चक्कर आ गया, तो वो हमारी क्लासेस रह गई। अदरवाइज़ काफ़ी पॉजिटिव वो एक एक्टिविटी थी जो हमने स्टार्ट की हुई थी। एनीवेज़ इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करेंगे कि जल्द ये वबा टलेगी हमसे और फिर दोबारा लाइफ जो है अपनी नॉर्मल रूटीन पे आएगी। अच्छा, तो अब जो हम टॉपिक बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करने लगे हैं, वो हमारे पास बेसिकली जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जिनको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ये उनके मुतल्लिक होगा। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जो जिनका कोई ना कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है और वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रिकली ड्राइव करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकली ड्राइव करने के बाद कोई भी काम उससे लिया जा सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, उसमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर उसको इलेक्ट्रिकली चलाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो जनरेटर्स हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, उसको मैकेनिकल ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये दोनों जो है तरह से काम किया जा सकता है कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं या एक या उसको वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। सो इस इन इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मोस्टली हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ईएमआई के प्रोस्पेक्टिव से हम इसको आज स्टडी करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, उनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह सारा स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। तो आपको मैंने ऑलरेडी थोड़ा-सा बता दिया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिक्स है। मीन्स कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी जो है उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं और सब मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो दोनों से हमने इसको इलेक्ट्रोमैकेनिक्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें बनाते हैं। तो ये बेसिकली एक मर्जर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इन दोनों के इंटरेक्शन से हम कोई ना कोई काम जो है वो करते हैं। वो इलेक्ट्रिकली मैकेनिकल को ऑपरेट करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या व्हाटसोएवर, दोनों तरह से हम जो है वो इसको काम मिला सकते हैं। दैट इज योर इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे जो बेसिक एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस की, जो बहुत इजी है, जिससे हम सब आई होप कि हम सभी फेमिलियर होंगे। आप माशाल्लाह से चौथे सेमेस्टर में आ गए हैं। तो रिलेज रिलेज हमारे पास एक बहुत बेसिक एग्जांपल है किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो इसको अगर हम देखें तो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आपको आई होप कि यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा ये व्यू। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या जो भी आप इसको कह लें, हमारे सामने है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये मूवेबल आर्मेचर है, जिसको हमने इसका एक एंड स्प्रिंग के साथ यहाँ पे बांध दिया है और दूसरे यहाँ पे इसको एक सपोर्ट
दी गई है जिसके ऊपर ये पिवटेड है। पिवटेड मींस कि ये यहाँ पे मूव कर सकती है, इसके ये सिरा जो है मूव कर सकता है। दूसरे को हमने स्प्रिंग के साथ बांध दिया है। हमारे पास ये मूवेबल कंटैक्ट है जो कि मूव कर सकता है, ये एक स्टेशनरी कंटैक्ट है। और नीचे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है कि जिसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये मूवेबल आर्मेचर है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने से जो हमारे पास मूवेबल कंटैक्ट है वो जुड़ जाएगा स्टेशनरी कंटैक्ट के साथ, और जो भी कनेक्शन हमने इससे लिया होगा उसके पाथ कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लोज पाथ बन जाएगा, और आगे जो भी चीज़ हमने जो भी डिवाइस लगाई हुई है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर जाएगी। ठीक है, तो स्प्रिंग यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है कि जब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ से हटा दी जाएगी तो ये दोबारा वापस रिस्टोर हो जाएगा, जो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग इसको एक प्रोवाइड कर रहा है, रिस्टोरिंग टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत बेसिक हमारे पास एक एग्जांपल है किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की, कि किस तरह से हम इन दोनों को यूज़ करके हम कोई भी डिवाइस बना सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह वापडा के जो एनर्जी मीटर हैं ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। जो किलोवाट आवर मीटर है इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे, इसकी डेमोस्ट्रेशन भी मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो के ज़रिए दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस की, और भी काफ़ी सारे इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हम जब इंशाल्लाह जब क्लास लेंगे तो उसमें मज़ीद जो है एग्जांपल्स हम वो एक इंटरेक्टिव सेशन होगा करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जैसे हम क्लास में एक इंटरेक्टिव सेशन रखते थे तो उसको ही कंटिन्यू करें, और जब हमारी जो अभी तो फ़िलहाल तो मैं ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा, तो जब हम ऑनलाइन बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जब हमारी बात होगी तो मेरी कोशिश होगी कि इस सारी चीज़ों को हम जो है वो टू वे कम्युनिकेशन करें और एक इंटरेक्टिव सेशन करें, ताकि काफ़ी क्लियर हो जाए चीज़ों के बारे में। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में हम उसको उस तरह से डिस्कस तो नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, मैं आपको देख भी नहीं सकता। लेकिन इंटरेक्टिव सेशन में इंशाल्लाह इसको हम बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। कुछ एग्जांपल्स हम इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्ड से भी लेंगे, और कुछ जो है डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हम लेंगे। जिस तरह से हमारा तरीक़ाकार हम क्लास में चलता है तो इंशाल्लाह उसको ये इसी तरह लेके चलेंगे आगे भी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला सेंटेंस जो है ये बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस मुझे एक बुक से मिला था, तो ये यहाँ पे है, कहता है कि एनालॉग एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स आर क्लासिफाइड टुगेदर सिंस देयर इज नो बेसिक डिफरेंस इन देयर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि एनालॉग एमीटर्स और वोल्ट मीटर जो हैं वो एक ही तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। हालांकि एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, और वोल्ट मीटर हमारे पास वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। एमीटर से हम जो है सीरीज में कनेक्ट करके करंट की मेजरमेंट्स लेते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करके उससे वोल्टेजेस की मेजर लेते हैं। मगर उनको हम एक ही तरह से क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो इस बात से मतलब ये है कि जो इनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, चाहे वो एमीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो, वो एक है। और इनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस बेसिक इंस्ट्रूमेंट को या जिस बेसिक मूवमेंट को, मैकेनिकल मूवमेंट को यूज करके हम करंट और वोल्टेज मेजर करते हैं, वो एक ही है। उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, एंड दैट इज पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम आम जुबान में डी आर्सन वाल्व के नाम से भी जानते हैं। कि ये जिन्होंने ये बनाई थी उनके नाम पे इसको, इस मूवमेंट को रखा गया डी आर्सन वाल्व मूवमेंट। तो उस पे बेस्ड है हमारे पास, चाहे वो एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। तो इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या कहता है? द एक्शन ऑफ ऑल द एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर एक्सेप्ट दोज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वेराइटी डिपेंड्स अपॉन डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो कहता है कि हमारे पास जो एमीटर और वोल्ट मीटर्स हैं वो जो हैं दोनों डिफ्लेक्टिंग टार्क पे जो है डिपेंड करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, एक्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वेराइटी है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स हैं, उनसे हट के जो बाकी नॉर्मल रेगुलर एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स हैं वो हमारे पास जो है
उनका जो वर्किंग फिनोमेना है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो बेस्ड है डिफ्लेक्टिंग टार्क के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें कि हम एनालॉग एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स की बात करें, हमने अभी डिजिटल स्टार्ट नहीं किया, इंशाल्लाह एनालॉग जब खत्म करेंगे तो डिजिटल स्टार्ट करेंगे, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो एनालॉग या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल हमारे पास वोल्ट मीटर जो एमीटर्स हैं, वो बेसिकली उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है डिफ्लेक्टिंग टार्क के ऊपर, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई पॉइंटर एंड स्केल सिस्टम होगा, एक कॉयल होगी जिसपे पॉइंटर हमारे पास लगा होगा, तो उस कॉयल को रोटेट करने के लिए जो हमें फोर्स या जो जो टार्क चाहिए होगा हमें, वो उस टार्क को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो वो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, वो हम लेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, जिसको हम बेसिकली मेजर करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन एन एमीटर दिस टार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट टू बी मेजर्ड। अगर हम एमीटर बनाने जा रहे हैं तो वो जो टार्क होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, वो प्रोड्यूस होगा हमारे पास उस इलेक्ट्रिकल करंट से जिसको हम मेजर करना चाह रहे होंगे। और अगर हम उससे वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं तो वो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो पॉइंटर को मूव करवाएगा, वो हम ले रहे होंगे उसके प्रोपोर्शनेट करंट से जिसकी वोल्टेज हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो वोल्टेज हम मेजर करना चाह रहे होंगे, उस वोल्टेज को हम किसी तरह से अप्लाई करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। उसके प्रोपोर्शनेट जो भी इलेक्ट्रिकल करंट हमारे पास उस कॉइल में मूव करेगा, तो वो अल्टीमेटली एक टार्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे पास जो है प्रोपोर्शनेट होगा उस वोल्टेज ड्रॉप के जिसको हम मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यही वजह थी कि आपको सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे बताया गया कि एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स जो हैं वर्किंग प्रिंसिपल के लिहाज से एक ही तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिकली वो एक ही है, कि दोनों में हमें एक डिफ्लेक्टिंग टार्क चाहिए होता है। एक अगर एमीटर होगा तो उसको हम करंट, जिस करंट को मेजर करना हमने जिस करंट को हमने मेजर करना होगा उसके थ्रू हम प्रोपोर्शनेट जो डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा करेंगे। और जो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट लेनी होगी तो वो उस वोल्ट मीटर के हिसाब से जो भी करंट हमारे पास उस कॉइल में फ्लो करेगा, तो वो उसकी रीडिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। जो थर्ड बुलेट पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि हेंस बोथ वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर्स आर एसेंशियली करंट मेजरिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये कंक्लूड होगी हमारी डिस्कशन। वो ये कह रहा है कि हेंस बोथ वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर्स आर एसेंशियली करंट मेजरिंग डिवाइसेस, यानी कि अगर एमीटर है दैट इज आल्सो अ करंट मेजरिंग डिवाइस एंड वोल्ट मीटर इज आल्सो अ करंट मेजरिंग डिवाइस। कि वोल्ट मीटर भी हमारे पास प्रोपोर्शनेट करंट के थ्रू जो डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा कर रहा है, तो वो भी बेसिकली उस करंट को मेजर करके इनडायरेक्टली उस वोल्टेज को मेजर कर रहा है। So both are essentially a current measuring devices. ठीक है। अच्छा, वैसे जो हमने अब तक डिस्कशन की थी तो उसमें हमें पता था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो वो दोबारा यहाँ से याद दहानी हमें कराई गई है कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें किसी भी सर्किटरी के अंदर, तो वो उस सर्किटरी को कम से कम डिस्टर्ब करे और उसमें से जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी है वो कम से कम करे, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे, एक्यूरेसी मैक्सिमम हमें अचीव हो, और जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है उस यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी की वजह से, तो वो कम से कम रहे, ठीक है। और जो भी पावर कंज्यूम हो रही है वो हमारे पास कम होनी चाहिए। तो ये तो बात वो है जो हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दैट इज़ पीएमएमसी या डी आर्सन-वाल मूवमेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली डीसी मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। इसको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसका नाम क्यों रखा है, ये जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है मूविंग आयरन हमारे पास होता है, दैट इज़ चीपेस्ट, कॉमनली यूज्ड है। ये एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, ये एसी और डीसी दोनों मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है इन मीटर्स की, वो भी एसी डीसी दोनों को मेजरमेंट के लिए यूज होती है। इंडक्शन टाइप जो है एसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। मैंने जो बात की, हमारे पास जो हम देखेंगे इंशाल्लाह एनर्जी मीटर को वापडा के, दैट इज बेस्ड ऑन द इंडक्शन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको भी हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। फिर रेक्टिफायर टाइप है, दोनों एसी डीसी मेजरमेंट के लिए यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास मोटे मोटे टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जिनको इंशाल्लाह हम काफ़ी सारों को देखेंगे इंशाल्लाह और उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं, थोड़ा मज़ीद डिटेल में जाते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो इसमें हमारे पास जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये
टर्म है जो इस्तेमाल होती है ईएमआई के अंदर, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं, उनका जो मैकेनिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि वो कोई पॉइंटर एंड स्केल सिस्टम होता है जिसमें हमने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करवाना होता है और वो पॉइंटर किसी स्केल के ऊपर मूव करके हमें वो रीडिंग जो है वो शो करता है, दैट इज डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें बेसिकली हमें जो मूवमेंट दरकार होती हैं वो तीन तरह की जो है फोर्सेस दरकार होती हैं जिनसे मिल के कोई भी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहली फोर्स हमें दरकार होती है दैट इज योर डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो कि नाम हमें बता रहा है कि जो कि उस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करवाएगी। दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स से आई होप कि थोड़ा सा अंदाजा आपको हो रहा होगा कि हम पॉइंटर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैसे आएंगे हम। ये सारी जो है वो कंट्रोलिंग फोर्स, ये किसी भी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की तीन बेसिक फोर्सेस जो हमें दरकार होती हैं। ठीक है, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, डैम्पिंग डैम्प करना मीन्स सुस्त करना, रिड्यूस करना, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। डैम्पिंग फोर्स मीन्स कि हमें एक ऐसी फोर्स भी दरकार होती है जो हमारी जो डैम्प कर सके। किसको डैम्प कर सके, किस क्यों ये डैम्प का मसला ये हमें क्यों फोर्स दरकार होती है, क्यों क्या वजह है, तो इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये तीन बेसिक फोर्सेस हैं जो कि किसी भी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल को, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, उसको लेके चलते हैं और फिर हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से भी देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कहाँ कैसे हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे डैम्पिंग फोर्स यहाँ पे आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वो देखेंगे इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल में। अच्छा, ये पीएमएमसी है क्या? सबसे पहले ये देख लें कि पीएमएमसी है क्या। सबसे पहला सेंटेंस बहुत प्यारा सेंटेंस है, लिखा हुआ है, द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियली अ लो लेवल डीसी एमीटर। क्या कहते हैं जी? अ पीएमएमसी इज एसेंशियली अ लो लेवल डीसी एमीटर। बेसिकली पीएमएमसी हमारे पास एक लो लेवल का डीसी एमीटर है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अब इस बेसिक पीएमएमसी को यूज करते हुए आगे चल के हम इंशाअल्लाह अजीज एमीटर भी बनाएंगे, एक बड़ा फुल फ्लैज एमीटर बनाएंगे जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने की कैपेबिलिटी रखेगा। इसको यूज़ करते हुए हम आगे चल के इंशाल्लाह वोल्ट मीटर भी बनाएंगे। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा हमारे पास एमीटर या वोल्ट मीटर का, जिसको यूज़ करके फर्दर आगे हम एक रेगुलर एमीटर और रेगुलर वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक सिंपल एक बहुत ही लाइट वेट की कॉयल होती है। इसको लाइट वेट इसलिए रखा जाता है ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सफिशिएंट हो एक ऐसा डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा करने में जो कि उसको डिफ्लेक्ट करवा सके। अगर बहुत हैवी कॉयल रख दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसको चाहिए होगा, तो वो हम उसकी सेंसिटिविटी और उसकी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जो जो कि हमें दरकार है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर वायर से हम बहुत लाइट वेट कॉयल बनाते हैं जिसको हम किसी भी परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, उसको हम सस्पेंड करते हैं और फिर उनके इंटरेक्शन से जो है हमारे पास जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो करंट की वजह से कुछ जो फ्लक्सेस पैदा होते हैं और जो परमानेंट मैग्नेट के अपने जो मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं उन दोनों के इंटरेक्शन से हमारे पास जो है वो कॉइल रोटेट करती है। कितना रोटेट करती है दैट डिपेंड्स ऑन द कि कितना करंट हम उसमें से फ्लो करवा रहे हैं। तो इस बेसिक छोटे से जो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा, आगे चल के मैं इसकी आपको डायग्राम्स के ऊपर भी समझाऊंगा। तो इसको जो है हम बेसिक फिनोमिना जो है वर्किंग प्रिंसिपल है इसको यूज करते हुए इसको जो है हम एक लो लेवल डीसी मीटर बनाते हैं। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि इसको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्यों कहते हैं, कि एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि परमानेंट मैग्नेट से हम पैदा करते हैं, हम सस्पेंड करते हैं कॉइल को जो कि मूव कर सकती है। ठीक है, दैट इज वाई इसका नाम रखा गया है पीएमएमसी। और ये डीआरसन वाल्व साहब ने जो है ये स्ट्रक्चर हमें बना के दिया था, तो इसके नाम से इसको मंसूब किया गया है, जिसको हम कहते हैं आम जुबान में मतलब जाना जाता है ईएमआई अक्सर ग्रुप में इसको डी आर्सन वाल्व मूवमेंट के नाम से भी कहा जाता है। ओके जी। अच्छा,
तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को मजीद डिटेल से देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करता है एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, जिससे हम जो है वोल्टेज या करंट जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ओहम मीटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको यूज करके फर्दर हम बाकी सारे वो चीज़ें जो है बनाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि आप सबको ये जो बेसिक हमारी टॉपिक है, ये वाला आज का जो टॉपिक है, और ये टॉपिक चलेगा 1-2 लेक्चर्स इंशाल्लाह ये चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये आप बहुत अच्छी तरह से जो है इसको समझ लें, ताकि आगे चल के जब आपको हम मज़ीद वोल्ट मीटर और इससे रेगुलर डिफरेंट एमीटर्स वगैरह बनाएँ, तो उस वक़्त आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? तो वो वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि एक लाइट वेट कॉयल होती है हमारे पास, जिसको हम किसी भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर के तहत सस्पेंड करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम परमानेंट मैग्नेट से प्रोवाइड करते हैं। फिर उस कॉयल के अंदर जब करंट फ्लो करवाया जाता है, वो करंट होता है जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है? तो वो करंट जब उस कॉयल में फ्लो करता है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करता है, जो इंटरेक्ट करता है अल्टीमेटली हमारे पास परमानेंट मैग्नेट से, और उस इंटरेक्शन से हमारे पास वो कॉइल रोटेट करती है, और उस रोटेशन को जो होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है उस अमाउंट ऑफ करंट के जिसको हम मेजर करना चाह रहे होते हैं। और उससे हमें आइडिया होता है कि उस पे हम एक पॉइंटर को जो है वो लगा देते हैं उस मूविंग कॉइल के ऊपर। तो जितना कॉइल मूव करती है उतना पॉइंटर मूव करता है, और पॉइंटर जो है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करता है, तो वहां से हमें रीडिंग मिल जाती है कि अब हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को इस डायग्राम के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसको देखते हैं। हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है। मेरा पॉइंटर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपको पता है हमारे पास यहाँ पे हैं, जो कि यहाँ पे शो नहीं की गई, लेकिन हमें पता है कि वो यहाँ नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे पास ये वो सस्पेंडेड कॉयल है जिसकी बात की गई कि एक लाइट वेट कॉयल को हम एक परमानेंट मैग्नेट के में सस्पेंड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के तहत। ये वो कॉयल है जिसमें से वो करंट हमने फ्लो करवाना है जिसको हम ये करने जा रहे हैं। और हमें पता है कि जब ये करंट इस फील्ड लाइन में से जब ये कंडक्टर में से गुजरेगा, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हमें पता है कि लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास ये इंडिकेट करता है, आप सब ये अभी ट्राई करें मेरे साथ, कि लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है कि अगर हम इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट की में रखें, की तरफ डायरेक्शन को इंडिकेट करें, और जो हमारे पास इंडेक्स फिगर है वो नॉर्थ टू साउथ पोल की जो फील्ड लाइंस हैं उनको इंडिकेट करें, तो जो थंब होगा वो थंब इंडिकेट करेगा उस फोर्स को जो उस अल्टीमेटली उस पॉइंट पे लग रही होगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड जो कि नॉर्थ पोल की साइड पे आ रही है, तो इस साइड पे अगर आप रखें, तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स हमारे पास हमारी कॉइल पे लगेगी, जो कि इस एरो से यहाँ पे दिखाई गई है। और अगर आप लेफ्ट हैंड रूल इस साइड पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे अगर आप इस साइड पे अप्लाई करें और मिडिल फिंगर अपनी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें, यानी कि इनवर्ड टू द स्क्रीन होगी, और जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है उसको नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में रखें, तो आपके पास जो थंब होगा वो अब डाउनवर्ड हो गया होगा। तो जो ये डाउनवर्ड थंब है आपके पास, ये डाउनवर्ड थंब जो है ये इंडिकेट कर रहा है उसको, जो इस पोर्शन में जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है इस पे। तो अब चूंकि ये पिवटेड कॉयल है, तो ये एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे सेंट्रली पिवटेड है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये कॉयल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकेगी। ये कॉयल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, कि एक सिरे पे इस पे लेफ्ट साइड पे अपर डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है और राइट साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी है, तो ये कॉयल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, और इसी ही कॉयल के ऊपर हमारे पास सस्पेंडेड पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर भी जो है वो अल्टीमेटली हमारे पास क्या करेगा, इसके साथ मूव करेगा। ठीक है, जो कि कैलिब्रेटेड स्केल पे हमें शो होगा। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम, मेनली हमारी बात चल रही थी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास 3 बेसिक फोर्सेस होती हैं: डिफ्लेक्शन फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। तो देखते हैं कि इस जो बेसिक हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमने अभी देखा,
डीएसएल मूवमेंट का, तो इसमें हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहाँ है, कंट्रोलिंग फोर्स कहाँ है, डैम्पिंग फोर्स कहाँ है, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग जो फोर्स है हमारे पास वो तो साफ हमें नजर आ रहा है कि जो करंट गुजर रहा है हमारे पास इस कॉइल के अंदर से, वो एक अल्टीमेटली उसके फ्लक्स और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड का रूल के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट है उसके फ्लक्स के जो इंटरेक्शन है उससे हमें कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, जो एक मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, तो कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो उसकी बात करते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स पहले तो ये बात करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स की हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और फिर कैसे दी जाती है बाद में बात करेंगे। कंट्रोलिंग फोर्स की हमें ज़रूरत इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोलिंग फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, हमने जो भी करंट मेजर करना है हमने अपने इस लो लेवल डीसी एमीटर को जाके सीरीज में प्लेस कर दिया, तो करंट गुजरा कॉइल के अंदर से और वो करंट की रीडिंग जो भी थी वो रीडिंग से कि हमें मिल गई वहां पे। अब जब मैं वहां से प्रॉप्स हटा दूंगा तो मैंने अपने पॉइंटर को दोबारा जीरो पर भी तो लेके आना है। ठीक है, उसको दोबारा रीस्टोर करने के लिए, दोबारा जीरो पे लेके आने के लिए मुझे एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो उसको दोबारा से रीस्टोर करे, कि जो भी रीडिंग उसने इंडिकेट की उस रीडिंग को में जो हम वो प्रॉब्स जो है वो वहां से हटा दें, तो वो दोबारा जो है रिस्टोर होके हमारे पास अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स जो हम इस मूवमेंट में जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी सिंपल है कि एक स्पाइरल स्प्रिंग आपको यहाँ पे शो किया गया है, उस स्पाइरल स्प्रिंग के ज़रिए से वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? तो अब स्पाइरल स्प्रिंग इस तरह से ही होता है जो आपके यहाँ पे शो किया गया है। ये जैसे-जैसे मतलब मूव करेगा तो ये वाइंड अप होता जाता है, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा रिस्टोर होके अपनी वापस अपनी स्टिफनेस की वजह से वापस अपनी एक्चुअल पोज़ीशन में इसको लेके आएगा। ठीक है? तो अ, यहाँ से आपको दिखाया गया है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसको क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करवा रही है, और कंट्रोलिंग फोर्स इसको काउंटर जो है वो इसको अपोज़ कर रही है। तो अब जितनी जो इनमें से ज़्यादा होगी ये जो है पॉइंटर वहाँ मूव करेगा। अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स बहुत कम है, मीन्स कि करंट इतना कम है कि जो इसका जो बेसिक अपना इनर्शिया है, उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो वो तो हमें कंट्रोलिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो वो पॉइंटर मूव ही नहीं करेगा। और अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा हो गई कंट्रोलिंग फोर्स से, तो हमारे पास पॉइंटर जो है आहिस्ता-आहिस्ता हमें मूव करता हुआ राइट टुवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करता हुआ हमें नज़र आएगा, और वो अल्टीमेटली जो है जो भी वैल्यू होगी, वहाँ हमें इंडिकेट हो जाएगी। ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स का काम क्या है कि दोबारा से उसको वापस रीस्टोर करना, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लेके आना। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी हमें पता चल गई कैसे मिल रही है हमारे पास स्ट्रक्चर में, कंट्रोलिंग फोर्स भी हमें पता चल गई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कि तो ये बेसिक ये सारी चीजें जो हैं किसी भी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए किसी ना किसी तरह से। अच्छा, कहते थे जी द डिफ्लेक्टिंग फोर्स causes the pointer to move from its zero position when current flows in PMMC instrument. The deflecting force is magnetic. Okay, a controlling force in the PMMC instrument is provided by a spiral spring. The spring retain the coil and pointer at their zero position when no current is flowing. ठीक है, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द कॉइल एंड द पॉइंटर स्टॉप रोटेटिंग व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है, तो अब पॉइंटर रुकेगा कहाँ, ये बड़ी रह गया था मुझसे पॉइंट कि पॉइंटर रुकेगा कहाँ, कि जब हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स विल बी इक्वल टू कंट्रोलिंग फोर्स। जब हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क बराबर हो जाएंगे तो पॉइंटर वहां पे रुक जाएगा और पता चल जाएगा कि दैट इज योर जो है जो भी रीडिंग है वो वहां पे इंडिकेट हो जाएगी। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में आपको कहा जा रहा है कि द स्प्रिंग मटेरियल मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक टू अवॉइड एनी मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रोलिंग फोर्स। कि हमारे पास स्प्रिंग जिस मटेरियल से बना होना चाहिए तो वो नॉन मैग्नेटिक हो, क्योंकि हमें पता है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया गया है। अगर इसकी अपनी भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो वो ऑब्वियसली जो है छेड़छाड़ करेगा हमारी उस पूरी कैलिब्रेशन के साथ और वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे मटेरियल से कोशिश की जाती है कि स्पाइरल स्प्रिंग बनाया जाए। कोशिश नहीं बल्कि यकीनी इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से इसको बनाया जाए। सिंस द स्प्रिंग्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द कॉइल, दे मस्ट हैव अ
लो रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये स्प्रिंग यूज होता है कॉयल को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी, तो इसका मतलब एक कंडक्टर भी होना चाहिए और जो है वो इसकी रेजिस्टेंस भी लो होनी चाहिए। तो इन सारी खसूसियात जिस मटेरियल के अंदर हमारे पास होती हैं, दैट इज फास्फोरस ब्रोंज इज द मटेरियल यूजुअली एम्प्लॉयड। तो फास्फोरस ब्रोंज से जो है ये इलेक्ट्रिक जो स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग, इससे ये बनाया जाता है। ओके जी, बात करते हैं। अच्छा, अब डिफ्लेक्टिंग फोर्स हो गया, कंट्रोलिंग फोर्स हो गया, अब हमारे पास रह गया है डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स, मैं ये स्क्रीन को इसकी जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, पहले तो हम ये देखें कि डैम्पिंग फोर्स, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है। ये बेसिकली डैम्प करती है किसी भी मूवमेंट को। पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि डैम्पिंग फोर्स की ज़रूरत क्यों है, ठीक है? तो आपको कई दफ़ा लैब्स में आपने एनालॉग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होंगे, गैल्वानोमीटर यूज़ किया होगा, एनालॉग एमीटर यूज़ किया होगा। कई मेजरमेंट्स के लिए आपको बिल्कुल स्टार्ट में, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में इस्तेमाल आपने किया हो। तो उस पे आपको एक तजर्बा हुआ होगा कि जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो पॉइंटर फ़ौरन ही किसी वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए वहाँ पे रुक नहीं जाता, बल्कि वो थोड़ी सी ऑसिलेशंस शो करता है, और ऑसिलेशंस शो करने के बाद जाके वो थोड़ा ऑसिलेट करने के बाद जो है वो जाके एक जगह पे स्टेबल होता है, ठीक है? तो ये ऑसिलेशंस को डैम्प करने के लिए हमें, इन ऑसिलेशंस को डैम्प करने के लिए हमें जो डिफ्लेक्टिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग फोर्स दरकार होती है, ताकि किसी तरह से इसको कम किया जाए, ठीक है? तो अब पर्टिकुलरली इस डियरसन वॉल मूवमेंट में या पीएफसी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जो डैम्पिंग फोर्स है, वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कहती की जाती है, उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें, यहाँ पे इन डायग्राम्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि फॉर एग्जांपल अगर मेन जो पॉइंटर को ठहरना चाहिए था वो इस पॉइंट पे ठहरना चाहिए था, इस जगह पे इसको जो है वो स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इस जगह पे स्टेबल होने से थोड़ा सा पहले इसने ऑसिलेट किया, पहले इससे वैल्यू आगे बढ़ती चली गई, फिर इससे कम होती चली गई, और फिर ऐसे करता 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 थोड़ा सा ऑसिलेट करने के बाद यहाँ पे शो किया गया। यहाँ पे इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि ये फाइनल पॉइंटर की पोजीशन है, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से शो की जा रही है, ठीक है? और ये वो रीडिंग है, वो पहले 0 पे ठहरा था और 0 से लेके पहले उस रीडिंग को क्रॉस करके उससे आगे बढ़ गई, ठीक? फिर वापस आने की कोशिश की और फिर उससे बहुत कम हो गई, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर कम हुई, फिर ऊपर गई, फिर कम हुई। वो कुछ ऑसिलेशंस के बाद जाके इस टाइम पर, इतने टाइम के बाद, वो जो है पूरी तरह से डैम्प हो गई और वो स्टेबल हो गई, और जो भी रीडिंग हमने मेजर करनी थी वो यहाँ पे मेजर की। तो इस चीज़ को डैम्प करने के लिए हमें जो है एक फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकि इसको डैम्प कर सके। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। पहले विदाउट डैम्पिंग, देखें कितना ज़्यादा टाइम के बाद जाके ये स्टेबल हुई, और विद डैम्पिंग फोर्स जो है ये फ़ौरन ही थोड़ा-सा ऊपर बढ़ के फ़ौरन ही अपनी जगह पे स्टेबल हो गई। ठीक है? तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो भी दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इस वीडियो में देखें, ये नीचे वाला जो मीटर है, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स मौजूद है, और जो ये ऊपर वाला मीटर है, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स नहीं है। तो देखेंगे आप कि वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। नमस्कार। अभी हम उस दोनों वोल्ट मीटर को स्विच चालू किया, तो हम देखते हैं कि इस मीटर की रीडिंग लेने के लिए जो है हमारा पॉइंटर स्टेबल हो चुका, जबकि इस मीटर का पॉइंटर अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, हम रीडिंग नहीं ले सकते। तो उसका मुख्य कारण है डैम्पिंग फोर्स। खोल के देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने देखा कि नीचे वाला जो मीटर हमारे पास था, वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स मौजूद थी, तो वो फ़ौरन ही आके अपनी रीडिंग जहाँ पे भी था वो स्टेबल हो गया, और काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जो ऊपर वाला मीटर था वो जो है वो अपनी जगह पे, उसकी नीडल जो है रुक नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स नहीं थी। अच्छा, तो ये तो वो प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट करती है इस हमारे पास किसी भी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अब इसको खत्म करने के लिए, पर्टिकुलरली पीएमएमसी के अंदर या डीएटसन वॉल मूवमेंट के अंदर, हम किस तरह से इसको डैम्प कर सकते हैं? तो वो एक बड़ा ही नेचुरल फिनोमेना है, दैट इज एडी करंट।
आई होप कि इससे पहले भी आप फेमिलियर होंगे, अगर नहीं भी हैं तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको कि एडी करंट्स होते क्या हैं। तो फैराडेज का हमें पता है, लॉ पढ़ा था, हमें पता है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर किसी कंडक्टर को मूव करवाया जाए या उन स्टैटिक कंडक्टर रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मूव करवाया जाए, तो दोनों सूरतों में जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसमें जो है एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट्स। क्या कहते हैं? एडी करंट्स। ठीक है, तो ये वो एडी करंट्स होते हैं जो कि अब जिनको यूज करके हम डीआरसन वॉल्व मूवमेंट को जो है डैम्प करेंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस एडी करंट देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस व्हिच इंटरैक्ट्स विद द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड अपोजेस द मोशन ऑफ द कॉइल एंड इवेंचुअली डैम्प्स द पॉइंटर ऑसिलेशन। अब जब हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट में जो सस्पेंडेड कॉइल थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस जगह पे, तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हुई तो एग्जैक्टली वही फिनोमिना जो है यहाँ पे होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर एक कंडक्टर पड़ा है और वो कंडक्टर ने जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो एक तो वो करंट है जो करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसके फ्लो की वजह से इसने मूव करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही ये जो ही ये मूव करेगा उसी ही वक्त इस कंडक्टर के अंदर एक और करंट भी इंड्यूस होगा और वो इस मूवमेंट की वजह से, और वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसकी मूवमेंट के, और उससे जो फ्लक्सेस पैदा होंगे वो इसके इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जो कि इसको हर इंस्टेंट में अपोज करेंगे, इसको रोकेंगे ताकि ये अपनी मूवमेंट जो है रोक सके। तो यानी कंट्रोलिंग फोर्स के अलावा भी एक और फोर्स जनरेट हो गई जो इसको हर इंस्टेंट पे अब रोकने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि ये फोर्स बहुत कम होगी तो ये इसको अल्टीमेटली रोक तो नहीं सकेगी, लेकिन जो ऑसिलेशंस हैं इन ऑसिलेशंस को ये इवेंचुअली डैम्प कर देगी, काफी हद तक डैम्प कर देगी। 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक इसको डैम्प आउट कर देगी। और ये वो हमारे पास फिनोमिना है जिसके तहत जो है हम जो है इस डीआरसन वॉल्व मूवमेंट में या पीएमएमसी मूवमेंट को जो है हम डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इस एडी करंट्स के फिनोमिना को से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूं, उससे आपको आइडिया होगा कि बेसिकली ये एडी करंट्स कैसे इंड्यूस होते हैं और कैसे काम करते हैं। Let me show you a small experiment. So I have here a pencil fixed on a stand. I have an aluminium sheet rolled into a cylinder. So this is an aluminium sheet. Okay, this is aluminium, this is not magnet. And one side of this cylinder is covered with transparent tapes so that I can hang this cylinder on top of this pencil, and then this cylinder can turn around this pencil. Now I have a piece of magnet. This is from a broken toy, and let me prove that this is a magnet. So I have a bunch of keys. So this is a magnet. You see, it's attracted. So that means it's a magnet. Okay, so I have a magnet, but this is an aluminium sheet. This is not a magnet. So let me show that this is not attracted. Okay, see, nothing happens. It falls. So it's not magnet. It's aluminium, and aluminium is sorry. I mean, it's not magnetic. It's neither magnetic nor a magnet. It's aluminium. It's a conductor but non-magnetic. Okay, so the magnet doesn't attract this aluminium cylinder. Now let us see what happens if I put this cylinder on this stand, pencil stand, and then I hold this magnet beside this. Let me. Okay, so I am holding it beside this cylinder without touching it. Notice carefully, there is a gap. Now I will slightly move this magnet or slide this magnet like this without touching this cylinder, and you see the cylinder is also turning. So there is a force
there is a force between this magnet and this aluminum cylinder. They are not touching each other, okay? Yet there is a force between this magnet and this aluminum cylinder. And this is not a magnetic material, so you cannot say that a magnetic material is attracted by a magnet. It's not so. It's a non-magnetic conductor. So how is it happening? So the phenomena is called eddy current motoring. We will discuss more about it in this course when we study. अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वीडियो भी है, आपको मज़ीद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में, इसको भी देख लेते हैं। इस डिस्क के ऊपर इसने जो है वो मैग्नेट्स को लगाया हुआ है, तो अब ये इसको उसके बिल्कुल करीब लेके जाएगा, इसको मूव कर रहा है तेज़ी से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रही हैं, तो वो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो रहा है, उन दोनों के इंट्रैक्शन से जो है वो अल्टीमेटली मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो जितना तेज़ी से ये काम करेगा उतनी तेज़ी से जो है वो हमारे पास जो ये कैन जो रोटेट कर रहा है ये उतनी तेज़ी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे पास डैम्पिंग फोर्स जो क्या प्रॉब्लम जनरेट करती है और फिर उसको किस तरह से हम काउंटर करने के लिए एडी करंट नेचुरल फिनोमिना, जैसे ही वो सस्पेंडेड कॉइल मूव करेगी तो फ़ौरन ही खुद ब खुद नेचुरली उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा एडी करंट्स और उसके इंट्रैक्शन से वो आपकी मोशन को जो है वो डैम्प करेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आई गेस दैट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपनी इसको मज़ीद डिटेल में लेके जाएंगे। पहला लेक्चर था तो मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों पे ना आए, साथ साथ जैसे हम इसको देखेंगे इसको मज़ीद भी इम्प्रूव करते जाएंगे अपनी इस मेथडोलॉजी में भी। अगर कोई आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आनी चाहिए तो वो भी हम इंशाल्लाह उसको ठीक करते जाएंगे। तो पहला लेक्चर मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत ज़्यादा आपको ओवरबर्डन करूँ, तो इसको यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर इसको लेके आगे नेक्स्ट उस फेज़ में मज़ीद इसको डिटेल में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। आप सब जो है वो इंशाल्लाह मंडे को 3 बजे हम हमारी क्लास अरेंज की है हमने, तो उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।